4 to 5 years हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो चेतन शक्ति है, जो चेतना सोचने समझने की शक्ति है, वो आफ्टर 5 years तक वो प्रॉपर डेवलप होती है। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसकी पर्सनालिटी डेवलप होना चालू हो जाती है। सो दैट मीन्स हाउ अ मदर बिहेव्स, हाउ द मदर ट्रीट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, तो वो भी बच्चे पे इम्पैक्ट होता होगा। जब बच्चा का ऑटिज्म से शिकार होता है तो पेरेंट्स को टाइम लगता है कि वेदर ही इज़ एन ऑटिस्टिक और ए नॉर्मल। एक तो मेरा एक सवाल है कि ऑटिज्म के इतने ज़्यादा केसेस होने का, आई थिंक कहीं पे मैंने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, आई डोंट नो 17% ऑफ द चिल्ड्रन हु आर बोर्न आर ऑटिस्टिक। देखिए, आज सफलता, माता पिता बोलते हैं अपने बच्चे को बड़ा बनो, तो बड़ा के लिए क्या डेफिनेशन है, आप बताइए। बड़ा मतलब क्या? तो ऐसे समय में क्या पेरेंट्स को करना चाहिए? उनको सबसे पहले इन जो ये स्क्रीनिंग टाइम वाली चीज़ें हैं, जिसमें आपके टेलीविज़न, मोबाइल, टैबलेट्स, पीसी, इन सब चीज़ों को सबसे पहले बच्चों से दूर करिए। स्टार्टिंग के 10 साल तक बच्चों के लाइफ में इनका कोई रोल नहीं है, कोई। Namaste and welcome to my broadcast Unsung Heroes, Legends in Spotlight. And in this particular space we meet where the minds meet, grow and heal. And आज का जो हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है कि मेंटल हेल्थ एंड गट हेल्थ इन चिल्ड्रन। आज के डेट में जब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है एंड वर्ल्ड इज़ मूविंग सो फास्ट दैट द चिल्ड्रन, especially the adolescents, are in continuous stress, and when this stress crosses a particular limit, it not only impacts the mind but also the changes are seen in the behavior of a child. And that is a topic which we are going to talk about. We are going to go deep into this topic and discuss in detail as to how our mind and our gut are connected and how this imbalance between these two impact the behavior of a child. As you all know, India is a growing country and it's going to be a superpower in the next few years. अगर ये है कि इंडिया सुपर पावर होने वाला, हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द यूथ इन इंडिया। सो अगर हमारे कंट्री को टॉप में जाना है, इट हैज़ टू गो ऑन टू द टॉप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे जो आज की युवा है, हमारे आज की यूथ है, दे शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज, और हमारे साथ जो हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। वो एक कंपैशनेट पीडियाट्रिशियन है एंड हु इज़ वर्किंग विद द चिल्ड्रन डे इन एंड डे आउट। इनसे बेहतर कोई हमें गेस्ट नहीं मिल सकता आज के इस पे। और अगर आप एक फादर हैं, अगर आप एक टीचर हैं, और अगर आप सोसाइटी के एक बुजुर्ग हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो एपिसोड है ये आपके लिए है। Because today we are going to dive deep into the problems which the children today are facing, the problem of health, both physical and mental health, and we are going to go deep into it. So इस particular episode में आखिरी तक बने रहिए, because you are going to gain a lot from this session. So with that as a background, let me introduce and welcome my guest, Dr. Prem Ankur. Dr. Saab, welcome to my podcast. Thank you. And Thank you so much for accepting my request and being my there. Pleasure. So it's really a pleasure to have you, and मैं I'm sure कि आज जो हम पॉडकास्ट करने वाले हैं ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगा एंड बहुत ही इंसाइटफुल होगा। आई एम होपफुल, आई डेफिनेटली होपफुल। नमस्कार। इस पॉडकास्ट को चालू करने के पहले मैं एक वेद मंत्र का बोलना चाहूँगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्व्रदं तन्न आसुव। ओम नमस्कार। सो आई थिंक आपने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया विद दैट स्पिरिचुअलिटी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी डीपली कनेक्टेड जी, हैं जी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर। Yes. सो हम इसके बारे में बात करेंगे आगे में, बट टू स्टार्ट विथ डॉक्टर साहब, आई जस्ट फॉर माई ऑडियंस आई जस्ट वांट टू नो योर बैकग्राउंड, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ से आए हैं, एंड हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाट योर फादर वाज डूइंग, थोड़ा सा हमारे इसके लिए। देखिए, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रभांकुर गुप्ता है। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और फिलहाल बिलासपुर में विगत 18 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ में। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिता जो हैं एक बिजनेसमैन हैं, और हम 2 भाई हैं। मेरा एक छोटा भाई है और मैं हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बिलासपुर में महर्षि विद्या स्कूल में हुई है। उसके बाद मैंने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, और पीएमटी के एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मेरा एडमिशन यहाँ पे सिम्स मेडिकल कॉलेज में होता है, जहाँ मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होती है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद कुछ वर्ष मैं सिम्स में ही और आसपास के अस्पतालों में एज ए रेसिडेंट डॉक्टर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और साथ ही साथ मेरी आगे की तैयारी भी चलती रहती है। उसके बाद 2019 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम क्रैक किया, और मैंने महाराष्ट्र से अपना पीडियाट्रिक्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2021 में मैं वापस आया, और मैंने यहाँ पे जिला अस्पताल में मैंने ज्वाइन किया एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन डीआईसी सेंटर। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 के स्टार्टिंग में कोविड-19 कोरोना जो है वो आ चुका था। तो जब मैं यहाँ पे आया, जब मैंने यहाँ पे डीआईसी सेंटर को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे सेकेंड वेव की उस समय बिगनिंग हो रही थी। इट्स ऑलमोस्ट अक्रॉस मार्च अप्रैल 2021। और इस समय जो है सेकेंड वेव में, जैसे आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन खुल चुका था और ये बीमारी घर घर में पहुँच चुकी थी। स्थिति बहुत ही भयावह थी, लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे थे, बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। ऐसे समय मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे वहाँ पे एज ए इंचार्ज पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मुझे काम करने का मौका मिला, जहाँ मैंने लगभग 100 से ज़्यादा कोविड बच्चों का इलाज, सफलतापूर्वक इलाज किया। हमारी कैजुअलिटी रेट 0 थी, मतलब वी हैव ट्रीटेड 100% सक्सेस रेट। देयर इज़ नोट कैजुअलिटी इन पीडियाट्रिक केसेस इन आवर हॉस्पिटल। और उस सिनेरियो के बाद में मैं लगभग 3 वर्ष तक डीआईसी सेंटर जिला अस्पताल, जो कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम का एक भाग है, जहाँ पे इन बच्चों का इलाज होता है जो किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और इसी सेंटर पे रहते हुए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा मुझे स्कॉलरशिप मिली, जिसके द्वारा मैंने भोपाल से इन बीमारियों से संबंधित बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल कोर्स मैंने कंप्लीट किया, और ऐसे लगभग 300 बच्चों का सफलतापूर्वक मैंने इलाज किया। हमारे पास जो बच्चे वहाँ आते थे वो बिलासपुर के आसपास अलावा यहाँ आसपास के सभी क्षेत्रों के, जिसमें तखतपुर, कोटा, मस्तूरी, कोरबा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, सरगुजा, इवन जो एमपी के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ से भी काफ़ी सारे मात्रा में पेशेंट्स हमारे पास में इलाज के लिए आते थे। और लास्ट ईयर 2024 में जून में मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, और अभी मैं एज ए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर अभी बिलासपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, जहाँ मेरे अंदर एक सेंटर है जहाँ इन सभी बच्चों का जो है इलाज अलग अलग थेरेपियों के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रेट, आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मतलब 100% इज समथिंग, कोविड फेज 2 में अगर 100% ये है तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट थिंग फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सर, एंड वेरी नाइसली ब्रॉट आउट। सो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पर्सनल, आपने बोला आपके 2 भाई हैं, आप बड़े, आपका छोटा भाई शायद, छोटा भाई है इंजीनियर है जी, आप डॉक्टर हैं, और आपके फादर बिजनेसमैन हैं जी। सो मेरा सवाल ये है कि वाई डॉक्टर?
डॉक्टर बनने का कारण ये था कि मैं बचपन में, जब मैं क्लास 10th के अराउंड में था, उस समय मेरी मम्मी ने मुझे एक डॉक्टर के पास में लेके गए और वहाँ पे उन सर से मिलने के बाद में आई गेट इंस्पिरेशन कि मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी मच चैलेंजेस विच इज़ हैपनिंग थ्रू आउट द सोसाइटी, और इन चीज़ों को झेलने के लिए, उनको सामना करने के लिए आपको वहाँ पे कूदना पड़ता है, मैदान पे आना पड़ता है। तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी डॉक्टर बन के समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूं, और इसी भावना के साथ मैंने इस डॉक्टरी के प्रोफेशन को चुना। ग्रेट। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, बिकॉज मैंने ये सुना है कि 4 to 14 ईयर्स के एज में बच्चे का एक्चुअली पर्सनैलिटी बन जाती है, बिकॉज दे लुक एट द पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स से 70% ऑफ दिस पर्सनैलिटी स्टेज थ्रू आउट द लाइफ। एंड आपने जब बोला ना, मम्मी ने एक बात बोला था एक डॉक्टर के पास लेकर, तो वो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रह गया। एंड जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली जाती है, एंड इट हैपेंस, एंड स्पेशली चाइल्डहुड में कोई भी चीज़ अगर हमारे पर्सनैलिटी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, सो सबकॉन्शियस माइंड विल वर्क टू मेक इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली ट्रू फॉर यू, आई थिंक। यस, डेफिनेटली। देखिए, बच्चों के डेवलपमेंटल के बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि सर ने बताया 4 to 14 ईयर्स। मैं इससे थोड़ा और आगे जाऊंगा। जैसे ही बच्चा बर्थ में, इवन गर्भ में आता है, तो बच्चों के संस्कार चालू हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में गर्भाधान संस्कारों का जिक्र है, ठीक है। सीमंतोन्नयन संस्कारों का जिक्र है। सीमंतोन्नयन संस्कार मतलब बच्चों में अच्छी बुद्धि आए, विवेक आए, इसलिए हम ये संस्कार कराते हैं। मतलब वेदों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके अलग अलग माइलस्टोन्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे इन माइलस्टोन्स को मेजर करने के लिए देयर आर 4 मेजर माइलस्टोन्स, जिसमें कि ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स, फाइन मोटर माइलस्टोन्स, सोशल माइलस्टोन्स एंड वर्बल माइलस्टोन्स। तो जैसे जैसे बच्चा पैदा होने के बाद बढ़ते जाता है, धीरे धीरे वो माइलस्टोन्स बच्चे के में डेवलप होते रहते हैं। जैसे कि गला संभालना, बैठना, देख करके हंसना, बैठ करके खड़े होना, खड़े होने के बाद में चलना, बाय बाय करना, एक्सप्रेशंस शोज करना, बोलना, अपने बातों को जाहिर करना, किसी भी काम के लिए पूछना, टॉयलेटिंग करना, ये अलग अलग टाइप के माइलस्टोन्स होते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो ये अलग अलग उम्र के हिसाब से ये माइलस्टोन्स डेवलप होते जाते हैं। जब बच्चा और आगे बढ़ता है तो बच्चों का शारीरिक के साथ में मानसिक विकास भी होता है, जिसमें बच्चों की सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये माइलस्टोन्स जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, ये माइलस्टोन्स का भी विकास होते जाता है। एक और मेरा डाउट है, मैं पढ़ा भी हूँ, चूँकि मैं इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ये बोला जाता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं 4 ईयर्स के अराउंड तक उनकी कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होती। कॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स डेवलपिंग आफ्टर 4 ईयर्स। यस, इज इट ट्रू? यस, 4 to 5 ईयर्स हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो चेतन शक्ति, जो चेतना सोचने समझने की शक्ति है, वो आफ्टर 5 ईयर्स तक वो प्रॉपर डेवलप होती है। इनिशियल फेज में जो बच्चे होते हैं, जैसे हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि वो भगवान का, ईश्वर का रूप होते हैं। वो जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, उसमें वो जो प्राकृतिक जो रिएक्शन है उस तरीके से वो करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 4 साल 5 साल का होता है, तब उसकी एक सब एक्यूट कॉन्शियसनेस जो उसके बोलते हैं कि उसकी मन की जो शक्ति है वो डेवलप होने लगती है। उसकी चेतना, सोचने समझने की शक्ति, इसका विकास होने लगता है। तो इस तरीके से बच्चा जो है आगे चल करके जो है अपने और भी चीज़ों को, अपने और कार्यों को जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो कर पाता है। बेसिकली जब 5 साल के आसपास जब बच्चा समझने लगता है, देखता है आज पेरेंट्स को देखता है, स्कूल्स में जाता है, टीचर्स को देखता है, तो वो ही स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम देयर। या डेफिनेटली बच्चे जो है चीज़ों को रिपीट करते हैं। जैसे जो भी चीज़ हम बोलते हैं, करते हैं, उस चीज़ को देख के फॉलो अप करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन का एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब बच्चा बोलना चालू करता है तो बोलने के पहले वो चीज़ों को रिपीट करता है। पहले स्टार्टिंग में तो बच्चा जो होता है वो मरमर करता है, बेबलिंग साउंड निकालता है। बेबलिंग साउंड निकालने के बाद में जब वो लिपसिंग को पढ़ता है, जैसे हम जो बोलते हैं उस चीज़ को वो ध्यान से देखता है कि होठ कैसे चल रहा है, और उस चीज़ को देख करके वो उसको रिपीट करने का प्रयास करता है। नॉर्मली जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो हर चीज़ों को रिपीट करते हैं, ना केवल शब्द बल्कि जैसा उनके माता पिता करते हैं
उस चीज़ों को भी बच्चा कॉपी करने का प्रयास करेगा। अगर पिता जो है पेन को रखेगा, पेन को ऐसे ऐसे चलाएगा, तो बच्चा भी उस तरीके से पेन को चलाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चा हर चीज़ों को रिपीट करता है और रिपीट करते करते ही वो सीखता है। अपन जैसे हमारी भाषा में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थिंग परफेक्ट, तो वो चीज़ों को प्रैक्टिस करता है, हम ही को देखते हुए उसको अभ्यास करते हुए चीज़ों को सीखता है और उसको दोहराने का प्रयास करता है। ओके, ग्रेट। सो थोड़ा सा और आगे जाते हैं डॉक्टर साहब। सो ये कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, तो हम जनरली मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इन जनरल। सो आपके इसमें व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है या फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, या दोनों का बैलेंस होना है? इट्स देखिए, हमारे वेदों में कहा गया है कि इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है बुद्धि। बुद्धि से बढ़कर कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे कि कई लोग सोचते होंगे कि पैसा, धन सबसे कमाना सबसे महत्वपूर्ण है, या धर्म सबसे महत्वपूर्ण है, या माता पिता सबसे महत्वपूर्ण है, या राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है, या समाज सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी चीज़ों को करने के लिए अगर बुद्धि सही नहीं हो तो आप ना तो माता पिता की सेवा कर पाओगे, ना आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, ना अपने खुद की उन्नति के लिए, ना धन कमा पाओगे। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सब चीज़ भ्रष्ट हो जाएगा। आप अपने सगे संबंधियों, आसपास के सभी चीज़ों को क्या करने लग जाएंगे, खंड विखंड उनको नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे। हमारे वेदों में एक सबसे जो मूल मंत्र कहा गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को सत्कर्मों के लिए प्रेरित करें, हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करें, हमारी बुद्धियों को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, सही चीज़ों को, सही कर्मों की तरफ प्रेरित करें। तो वेदों में भी बुद्धियों को बहुत जिक्र किया गया। और ये बुद्धि क्या है, इसको हम विवेक, विचार, या हम कह सकते हैं यही मेंटल स्टेट है, आपकी मेंटल कॉन्शियसनेस है। तो अगर बुद्धि सही होगी, आपकी मेंटल स्टेट सही होगी, आपकी मेंटल कॉन्शियसनेस सही रहेगी, तो आप सही तरीक़ों से हर कार्य को कर पाएंगे। जी। सो आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ या बुद्धि इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ? ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ, अगर आप किसी कार्य को आपको करना है तो उस कार्य को करने के लिए आपको उसके कार्य के बारे में विचार करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उस कार्य को कर सकते हैं। आप चाहो तो उस कार्य को अच्छा भी कर सकते हो, आप चाहो तो उस कार्य को बिगाड़ भी सकते हो। तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? उसकी प्रेरणा मिलेगी बुद्धि से, सोच से। मेंटल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ वेलबींग जितना अच्छा होगा, आपकी सोच जितनी अच्छी होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, आप उतनी अच्छी तरीके से कोई भी कार्य को कर पाएंगे। तो इसलिए मेंटल हेल्थ, डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ का अपना इंपॉर्टेंस है, बट मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। एक लंगड़ा लूड़ा आदमी भी अगर सही तरीके से सोचे तो आइंस्टाइन बन सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसकी पर्सनालिटी डेवलप होना चालू हो जाती है। सो दैट मीन्स हाउ अ मदर बिहेव्स, हाउ द मदर ट्रीट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, तो वो भी बच्चे पे इम्पैक्ट होता होगा? डेफिनेटली। माँ के खाने का, और ये मेडिकल साइंस तो अभी प्रूवन है कि ड्यूरिंग द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी माँ जो भी खाती है, जो भी सोचती, इवन जो भी उसकी सोचती भी है, कहा जाता है माँ को कि आप कृष्ण जी का या किसी महापुरुष की आप फोटो को अपने घर के सामने में आप लगा के रखें। तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि माँ जो भी खाती है, सुनती है, सोचती है, उस सब का प्रभाव बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा बन रहा होता है उस समय माँ का खान पान, उसका आचरण, विचार, ये सभी चीज़ें बच्चों में कहीं ना कहीं उसका असर डालती है। और इसी से बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ये संस्कार, उसके जन्म के संस्कार उसके में फिर आगे फलीभूत होते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने बोला है कि मदर्स हु आर प्रेग्नेंट और हु इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी किस तरह से अपने आप को
बिहेव कर रहे हो, क्या आप खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो, बिकॉज दीज आर ऑल गोइंग टू इम्पैक्ट द चाइल्ड विच इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ इट. आई थिंक थैंक यू वेरी मच. दिस वेरी वेरी वैलिड पॉइंट जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आज के इसमें जी। जानते नहीं हैं. जी जी बिकॉज उनको लगता है कि बच्चा जब बाहर आ जाता है संसार में उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी स्टार्ट होती है, बट इट्स राइट फ्रॉम द डे वन. इट इज राइट फ्रॉम द डे वन. जैसे ही आपका गर्भाधान संस्कार चालू होता है, बच्चा जैसे ही गर्भ में आता है तब से ही उसकी जो है संस्कार, उसके जो स्टेट है, मेंटल स्टेट और द थिंग्स वो डेवलप होने चालू हो जाते हैं. गुड. डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ हमने देखा है, आजकल ऑटिज़म के केसेस बहुत ज़्यादा हैं. जब ऑटिज़म बच्चा का ऑटिज़म से शिकार होता है तो पेरेंट्स को टाइम लगता है कि वेदर ही इज़ एन ऑटिस्टिक और ए नॉर्मल. एक तो मेरा एक सवाल है कि ऑटिज़म के इतने ज़्यादा केसेस होने का, आई थिंक कहीं पे मैंने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, आई डोंट नो 17% ऑफ द children who are born are autistic. So what are the reasons for this autism, increase in autism one, and how can, मतलब एक पेरेंट्स को कैसे पता लगे कि बच्चा उनका नॉर्मल नहीं है या स्पेशल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर. लेट मी स्टार्ट बाय एब्रिवेटिंग सम वर्ड्स. ऑटिज़म ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है. लोग इसको एकदम हाइप बना के रखे, क्या है ऑटिज़म. बहुत आजकल चर्चा हो रही है, फलाना बच्चे को ऑटिज़म हो गया, ये बच्चा ऑटिस्टिक है, ये बच्चा हाइपर एक्टिव है. तो व्हाट इज़ दिस थिंग? सबसे पहली बात तो देखिए, ऑटिज़म उन बच्चों को कहते हैं जो किसी भी कारण से अपनी बातों को कम्युनिकेट ना कर सके, अपनी बातों को रख ना सके, बता ना सके. इन बच्चों को ऑटिस्टिक बच्चे बोलते हैं. और क्योंकि वो बच्चे बता नहीं पाते अपनी बातों को, तो इसलिए वो भागने लगते हैं. तो दिस काइंड ऑफ जो बच्चे होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले खेलना पसंद करते हैं, अकेले दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ ओन सेल्फ, अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं. क्योंकि वो अच्छे से बातों को बोल नहीं पाते, दे आर स्टार्टिंग रिपीटिंग वर्ड्स. कोई भी एक शब्द को पकड़ के बार बार रिपीट करने लगते हैं. क्योंकि अपने बातों को बता ना पाने के कारण से ये बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं. दे हैव वेरी रिजिड टेम्पर टेंट्रम्स. बच्चे बहुत गुस्सैल होते हैं. थोड़ा सा भी अगर उनके लाइफस्टाइल में हल्का सा भी चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. तो इन बच्चों का कारण क्या है? अब हम आते हैं हमारे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल किस प्रकार से चेंज हुआ है, और हमारे पहले के जो लोग थे उस समय भी क्यों ऑटिज़म उतना नहीं होता था, और आज क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है ऑटिज़म. देखिए, आज सफलता, माता पिता बोलते हैं अपने बच्चे को बड़ा बनो. तो बड़ा के लिए क्या डेफिनेशन है, आप बताइए. बड़ा मतलब क्या? यस, मतलब आप बहुत ज़्यादा धन कमाओ, पैसा कमाओ. वो कभी ये नहीं बोलते कि बेटा आप अच्छी पुस्तकें पढ़ो, आप संस्कार अध्ययन करो, आप इस चीज़ को वो करो. बड़ा बनने का मतलब होता है कि केवल क्या कमाओ, धन कमाओ, वो कमाओ. उसके ये मतलब ये सारा जो है भौतिकतावाद से जुड़ा हुआ. आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि माता पिता के पास समय नहीं है. वो पैसे कमाने के पीछे बिल्कुल अंधाधुंध समय के उसमें भागे पड़े और बच्चों को समय नहीं दे रहे. खास करके कोरोना के समय, कोरोना के बाद, इवन पोस्ट पेंडेमिक में ये कहना चाहूँगा, इस टाइप के केसेस बहुत सडनली राइज हुए हैं. क्योंकि कोरोना के समय क्या हुआ कि 2-2.5 साल बिल्कुल हम लॉक होके रह गए, एक घर में, एक रूम के अंदर बंद होके रह गए. और उस समय हमने क्या किया? हमने बच्चों से कोई बात नहीं की, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया. हमने बस उनको हाथ में मोबाइल टीवी दे दिया. हम खुद भी मोबाइल टीवी में क्या हो गए, पूरी तरह से दिन भर पेरेंट्स बैठ के बच्चों के साथ में टीवी, मूवीज़ वगैरह सारा कुछ ये सब चलने लग गया. उस वजह से क्या हुआ, जो बच्चों का जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो गई. क्योंकि जब तक आप बच्चों के साथ में वाद विवाद नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो उनका जो सोशल एडेप्टिव पावर है, तो उनकी जो कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी है, उनकी जो कम्युनिकेशन करने की जो पावर है, वो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं कम हो जाएगी. और इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज़म. आजकल के दौर में जो है वर्चुअल ऑटिज़म के केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं. क्योंकि हम ये देखते हैं, क्योंकि एक समय के बाद, जैसे जब बच्चा 6 महीने साल भर का होता है, उस समय ये मैक्सिमम पीरियड होता है जब बच्चे की जो उसकी जो वर्बल है, जो उसकी बोलने की शैली है, वो डेवलप होती है. उस समय हम क्या करते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल रख देते हैं. अच्छा. या उनको मोबाइल दिखाएंगे, कार्टून्स दिखाएंगे, ये दिखाएंगे. उस वजह से बच्चे का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने माता पिता के साथ में, क्योंकि जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चा लिपसिंग देख करके सीखता है. आदमी कैसा बोल रहा है, कैसा वो कर रहा है, उसको देखेगा और उसको रिपीट करने का प्रयास करता है. बट क्योंकि वो दिन भर वो मोबाइल, टीवी इसमें लगा रहता है, तो उसकी वो जो इनहेरेंट पावर है वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से डिमिनिश हो जाती है.
इस वजह से बच्चे की जो बोलने की जो सीखने की जो स्पीड है, जो बोलने की जो वो है, वो कम कहीं ना कहीं कम हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इस वजह से बच्चे जल्दी बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कई बार ये चीज़ें और सीवियर फॉर्म में आती है जब बच्चा, क्योंकि आजकल जो चीज़ें जो आ रही हैं सोशल मीडिया में, इसमें ये बच्चों के लायक अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। कई बार इस चीज़ों को देख करके बच्चे गलत चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, दे बिकम एग्रेसिव, हाइपर एक्टिव, और इस वजह से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे समय में क्या पेरेंट्स को करना चाहिए? उनको सबसे पहले इन जो ये स्क्रीनिंग टाइम वाली चीज़ें हैं, जिसमें आपके टेलीविज़न, मोबाइल, टैबलेट्स, पीसी, इन सब चीज़ों को सबसे पहले बच्चों से दूर करिए। स्टार्टिंग के 10 साल तक बच्चों के लाइफ में इनका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो पुस्तकों के माध्यम से, आपके पढ़ाने के माध्यम से वो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इनको अपने बच्चों के लाइफ से दूर करिए, बच्चों के साथ में समय दीजिए। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं जी। बट आई थिंक आपसे बेहतर कौन जानेगा, मतलब हर तीसरा पेरेंट जो आता है बच्चों को लेकर ये सेम प्रॉब्लम है जी बिल्कुल। बिकॉज बच्चों को मोबाइल देते थे, बच्चों को कलर्स दिखता है, इसमें दिखता तो ही गेट्स ग्लूड टू इट। एंड जैसे आपने बोला था कि कम्युनिकेशन जो है ना, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि 93% ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। तो बच्चा पेरेंट्स को देख के सीखता है, अपने बोले लिप सिंक, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सबसे बच्चा सीखता है। एंड आजकल के ज़माने में वो नहीं रहा, बिकॉज पेरेंट्स जैसे आपने बोला कि बिजी इन अर्निंग मनी, बच्चे को कहीं पे अपने इसमें स्कूल में छोड़ दे, प्री स्कूल्स में छोड़ दिए, बच्चे को टीवी दिखा दिए या मोबाइल दिखा दे। तो सो देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी एंड देयर इज नो चैलेंज टू द ब्रेन, एंड दैट्स द रीजन ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मेन कारण यही है कि आज के समय में भौतिकतावाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेरेंट्स के पास, देखिए ये एक कड़वी सच्चाई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा सर। ये बिल्कुल रियल उदाहरण है, इसको अन्यथा मत लेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, उनके एक पड़ोसी थे, जो है दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दे आर एल्डरली एजेड थे, लगभग 80-90 साल की उम्र रही होगी। माता पिता जो है वो जो है अकेले रहते थे, उनके 2 बेटे थे, दोनों फॉरेन में रहते थे। और एक बार क्या हुआ कि उनके जो पिता हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। एडमिट कराने के बाद में पड़ोसी ने फिर उनके बेटे को फ़ोन लगाया जो फॉरेन में थे, बोला कि सर आपकी बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है और आप तुरंत आ जाइए। तो आप जानेंगे कि बेटे ने क्या कहा। उसने कहा सर मेरा काम तो आपने कर ही दिया है, मैं भी आऊँगा तो हॉस्पिटल में एडमिट करूँगा, और आपने भी क्या किया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, तो अब मेरे आने की क्या ज़रूरत है। तो आप जो है आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और अब जो भी इलाज है आप इलाज करवा लीजिए। 1 हफ्ते बाद वो पिता ख़त्म हो जाते हैं। अब उनका अंतिम संस्कार करना है, दाह संस्कार करना है। अब दोबारा से उसी पड़ोसी दोबारा उन बच्चों को फ़ोन लगाते हैं, दोनों बेटों को फ़ोन लगाते हैं कि बच्चों अब आपके पिता ख़त्म हो गए हैं, अब आप वापस आ जाओ, उनका दाह संस्कार करना है। तो आप जानते हैं बच्चों ने क्या कहा। दोनों बेटों ने, 2 बेटे हैं, दोनों सक्षम हैं, अच्छी खासी इनकम है उनकी, अर्न कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब तो पिताजी ख़त्म हो गए, अब तो कोई हमारे आने का कोई मतलब ही नहीं है, हम आगे क्या करेंगे। तो आप ऐसा करिए, आप दाह संस्कार करा दीजिए, और जो भी पैसा लगेगा आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देता हूँ। तो आज समाज की ये स्थिति हो गई है कि आज हम अपने माता पिता तक को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चों की क्या बात करें। आज हम भौतिकतावाद में, धन कमाने के इसमें इतने ज़्यादा हम रम चुके हैं कि हमने जीने का मूल तरीका ही छोड़ दिया है। हमने जिस तरीके से हमारे पूर्वज, जो हमारे पहले के जो लोग थे, आप देखते होंगे कि पहले जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था। एब्सोल्युटली। एक साथ 3-3, 4-4 भाई साथ मिल करके, बहुएं साथ मिल के, विद सास, चाची सास, मौसी सास, सब साथ में रहते थे, भरी पूरी परिवार होता था, और सब एक साथ रहते थे। आज कहीं ना कहीं देखें तो हमारे ऐशो आराम की चीज़ें बढ़ गई हैं। पहले कार नहीं होता था, कोई साधन नहीं होते थे, आज सबके पास में कार आ गई। पहले कोई टीवी मोबाइल वगैरह नहीं होता था, आज टीवी मोबाइल आ गया। पहले कोई एसी कूलर वगैरह नहीं होते थे, आज एसी कूलर आ गया। पहले के लोग कम सुविधाओं में जीते थे लेकिन वो खुश रहते थे।
आज इतना सब आपने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए जोड़ने के बावजूद कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को विचार करिएगा, आपके जीवन में खुशी नहीं है, बस एक तनाव है कि और करना है, और करना, और करना है। किस चीज़ के लिए और करना है? आखिर कहाँ लेके जाएगी ये भौतिकतावाद? इस इतने सारे धन का अगर आप कमा भी ले और अगर बच्चे ही ना बन पाए तो उस पैसे का क्या लाभ? जी, तो ये एक रियल स्टोरी आपने अभी जो बताया, जी बिल्कुल रियल स्टोरी। बिलासपुर का, आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का ही है। छत्तीसगढ़ का। माय गॉड, हमने ये एक्चुअली स्टोरीज पढ़े हैं जी। बट रियल में भी हो सकता है कि बच्चा ऐसे बोल सकता है, तो ये ऐसे कई स्टोरीज हैं, सो पेनफुल, बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर आप देखेंगे आज के तारीख में वृद्धाश्रम जो है हाँ वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं जी। और अगर आप कभी वृद्धाश्रम में जाएं, मैं गया हूँ, ओके, अगर आप एक किसी दंपत्ति को ले किसी बूढ़ी औरत को या किसी वृद्ध पुरुष को ले लिया और उनसे उनका लाइफ पास्ट हिस्ट्री पूछे तो आप 90% केस में आप ये देखेंगे उनके बच्चे जो हैं दे आर हाईली सेटल्ड। कहीं ना कहीं वो फॉरेन में या कहीं भारत में ही कई बड़े मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और खूब अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि अपने माता पिता को 2 वक्त का खाना भी खिला सके। तो ये समाज जो है, स्थिति जो है, समाज हमारा जो है गर्त में जा रहा है। ये बहुत ही खराब बात है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इस भौतिकतावाद के इसमें आकर के हमारा समाज जो है पतन के रास्ते में बढ़ रहा है। तो सर जब आपने वृद्धों की बात की है तो आई एम क्लोजली एसोसिएटेड, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है तो मैं पेरेंट्स आर लकी। बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं और उनके पास दे आर ऑलवेज थिंकिंग, उनके पास कुछ काम नहीं रहता तो दे ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी कि अब मेरा क्या होगा, मतलब अगर मुझे कोई हॉस्पिटल लेके जाना है या फिर मेरे पार्टनर का अगर डेथ हो जाए तो मेरा कौन देखेगा, मेरे ग्रोसरीज को लेकर, सो दे आर कंटिन्यूस स्ट्रेस। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई ओल्ड पीपल हु आर लिविंग alone are in a state of depression और एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। चूँकि आप भी बोला वृद्धाश्रम में, तो आई थिंक दिस इज़ अ केस वेयर ओल्ड पीपल आर मीन्स देयर वाज कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ओल्ड पीपल को हेल्प कर पाए, उनको ये एहसास दिलाए कि नहीं हम हैं आपके साथ में, भले ही उनके बच्चे नहीं हैं उनके साथ में, बिकॉज बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी खुद की लाइफ है। But yes, I think there should be some organization which I actually want to open to go to people and tell them that yes, we will be able to help you out करके। देखिए बहुत अच्छा आपके विचार हैं। मैं इसके लिए एक कहानी फिर से सुनाना चाहूँगा आपको, ये भी सही कहानी है। आपने रेमंड के शॉप से आप गए होंगे, कपड़े की बहुत बड़ा ब्रांड है और रेमंड के जो ओनर है उनका नाम सिंघानिया है, ठीक है। रेमंड का जो एम्पायर है लगभग 5000 करोड़ का एम्पायर है, ठीक है। उनका इकलौता बेटा था, उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से अपने बेटे की परवरिश की, उसको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दी जी। वो जो है खुद आलीशान कोठी में रहते थे, उनके पास फ्लाइट्स थे, प्लेन्स में आना जाना करते थे, एक से बढ़कर एक महंगी चीज़ें थी जिससे वो दुनिया के सारे सुख साधन जो है अपने बेटे के ऊपर उठाते थे। उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दी, किस चीज़ की शिक्षा? धन कमाने की शिक्षा। शुरुआत से उसको धन के महत्व के बारे में बताया। जब सिंघानिया साहब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपनी पुत्र मोह में उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है वो बेटे के नाम कर दी और जैसे ही जायदाद मिली अपने बेटे को, तो पता है उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने अपने पिता को जो है सबसे पहले उन्होंने घर से निकाल दिया, उनको सारे चीज़ों से बेदखल कर दिया। आज वो पिता जो किसी समय प्लेन में आना जाना करता था, आज वो एक किराए के ऑटो में आना जाना करते हैं। जो एक आलीशान कोठी में रहते थे जहाँ कई कमरे थे, एसियाँ थी, आज वो एक किराए के मकान में छोटे से कमरे में रहते हैं और उनके पास 2 वक्त के रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं। इकलौता बेटा। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या बेटे को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, ये पूरी और पूरी पेरेंट्स की गलती है। जो आज जो आपने बीज बोया है, अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम पैदा होगा, अगर आप नीम का बीज बोएंगे तो नीम पैदा होगा और आप बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल पैदा होगा। तो अगर हम बच्चों को अगर हम संस्कार नहीं देते, जब बच्चे हम पैदा होते हैं उस वक्त से अगर हम संस्कार नहीं देते बच्चों को, तो आगे चलकर जो बच्चे बनेंगे उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा आप खुद होंगे। इसके लिए मैं किसी को भी दोष नहीं देता सिवाय उन माता पिता को जिनके कारण ये बच्चे ऐसे बने। क्योंकि मैं नहीं मानता कि माता पिता अगर संस्कार ना दे तो बच्चे बिगड़े। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। पॉडकास्ट शुरू होने के पहले मैंने 16 संस्कारों के बारे में
फिर से चर्चा की थी। तो ये 16 संस्कार मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो श्रोता सुन रहे हैं, किसी को भी इन 16 संस्कारों के नाम भी नहीं पता होंगे। करना तो दूर की बात है, अगर मैं नाम भी बोलूँ तो आपको नाम भी नहीं पता होगा। हम 1-2 मुख्य संस्कार करा देते हैं, हम बस सोचते हैं कि हो गया, लेकिन हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी तपस्या, मेहनत ये करनी पड़ेगी। दूसरा एक विषय आता है, अगर बच्चों के, जैसे आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, तो आज एक मैं हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत सारे लूज होल्स है। हमने जो शिक्षा पद्धति अपनाई आज़ादी के बाद में, वो अंग्रेजों की पद्धति अपनाई, हमारी अपनी भारतीय पद्धति नहीं थी। तो आप पूछेंगे कि हमारी भारतीय पद्धति क्या है, तो गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल, ये हमारी भारतीय पद्धति है। पहले के समय रामायण महाभारत के काल में जितने भी बच्चे जो होते थे वो सभी एक जगह गुरुकुल में पढ़ते थे। उसमें चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबके बच्चे एक जगह एक विद्यालय में पढ़ते थे। और ये मैंडेटरी था माता पिता को कि वो बच्चों को 8 साल की उम्र के बाद उनको गुरुकुल में भेजे, और अगर वो गुरुकुल में नहीं भेजते थे तो राजा उनको दंड देते थे। ये हमारी प्राचीन विद्या ये थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये स्कूल पद्धति और ये मैकेले पद्धति हमने उसको अपना लिया, हम बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। क्या चीज़ पढ़ने के लिए? कि कैसे पैसा कमाया जाए। स्कूलों में कोई भी नैतिक शिक्षा या वैदिक शिक्षा या हमारे संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जाती अनफॉर्चुनेटली। केवल एक चीज़ सिखाया जाता है कि धन कैसे कमाया जाए। तो आप अपने बच्चों को, अगर मैं किसी भी माता पिता से पूछूं कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे मैं IAS बनाना चाहूँगा, IPS बनाना चाहूँगा, इंजीनियर बनाना चाहूँगा, डॉक्टर बनाना चाहूँगा, साइंटिस्ट बनाना चाहूँगा, सब कुछ बनाना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि आप अच्छा इंसान बनाना चाहेंगे, तो कोई भी ये आंसर नहीं देगा। ये कड़वी सच्चाई है, पर हमको अपनी शिक्षा पद्धति पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है उसकी तरफ हमको लौटना पड़ेगा, वैदिक विचारधारा की तरफ हमको लौटना पड़ेगा। तभी कहीं ना कहीं जा कर के हम अपने बच्चों को इस जो आपाधापी की ज़िंदगी है, ये जो दौड़ है, इससे हम बचा सकते हैं। वेरी वेल सेड। 2 चीज़ों से मैं आपसे बहुत 100% सहमत हूँ। एक, आपने बोला कि अगर बड़े होके अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट में आने लगते हैं, उनसे ये मिसबिहेव करने लगते हैं, तो कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं। जनरली पेरेंट्स बोलते हैं, एडोलेसेंस में बच्चों में चेंजेस आता है, तो जब वो पेरेंट्स के अगेंस्ट में होते हैं, उनके अगेंस्ट में बोलते हैं कि बच्चा देखो हमको लड़के बोल रहा है। तो फॉर दिस ओनली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, जैसे आपने बोला है, नोबडी एल्स। जब उन्होंने बचपन में वैल्यूज़ नहीं दिया तो नेचुरली दैट विल रिफ्लेक्ट बैक। एंड दूसरा जो है, आपने बोला कि पेरेंट्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। आई डू एग्री, मैं मानता हूँ उसको, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि दे ऑलवेज वांटेड अस टू बी स्लेव्स, और उन्होंने उसी टाइप का एजुकेशन हमको दे के गए हैं और हम उसी को पढ़ा रहे हैं। आज के डेट पे जैसे मार्क्स लेके आना है, ओनली मार्क्स, कैसे मार्क्स लागो, इट्स नॉट 90%, 95% आपको लेके आना है, ठीक है। सो दिस इज़ वन। सेकेंड इज, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि वैल्यूज़ किस तरह से हम बच्चों में दे पाएँ। जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि 0 to 4 years या 14 years में दैट इज़ द टाइम व्हेन बच्चे वैल्यूज़ सीखते हैं। लेकिन हमारे इसमें क्या, बच्चे शादी करते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, सोचते हैं कि हो गया मेरा काम, बट दे डोंट गिव वैल्यूज़। एंड एक और बात जो आपने बोला कि ओल्ड जब कंबाइंड फैमिली रहता था, जहाँ पे पेरेंट्स रहते थे, ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, तो बच्चे एक्चुअली उनको देख के सीखते थे। शेयरिंग एंड केयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है जो बच्चों में होना चाहिए, वो वहाँ से आता है। और जैसे न्यूक्लियर फैमिली हुआ तो सब बिखर गया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे जो ओल्ड एंशिएंट कल्चर है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, इम्बाइब करना चाहिए, जो आज के डेट पे एकदम ख़त्म हो गया। आई थिंक हमने बहुत डिटेल्स में बात किया सर, ये बहुत ही अच्छा, मतलब अगर कोई ध्यान से इस पूरे पॉडकास्ट को सुने, इट्स विल बी इनसाइटफुल। पीपल, बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है करके। आइए सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं इसके थोड़ा सा एक संक्षिप्त पॉइंट चाहूँगा आपसे।
अगर मान लीजिए मैं इस पॉट को उठा करके फेंक के तोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे सर? आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, आप मुझे बुलाएंगे, बोलेंगे कि इस व्यक्ति ने इस पॉट को उठा के तोड़ दिया है, इसको आप अरेस्ट कर लीजिए। तो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ये नियम बनाया गया है कि किसी भी आदमी की अगर वस्तु को हम तोड़ दें तो उसके लिए हमें जेल हो सकती है। सिमिलरली जीवन जीने के लिए भी एक संविधान बनाया है हमारे ईश्वर ने, परमात्मा ने। उस संविधान को हम बोलते हैं वेद। अब आते हैं वेद क्या होता है, ठीक है? तो वेद हमारे पास में, हमारे 4 ऋषि मुनियों ने हमें 4 वेद दिए हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इन 4 वेदों में जीवन जीने की पूरी पद्धति लिखी हुई है। अब हम उस पद्धति को हम पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसी कारण से सारी समस्याएं कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है। हम इतना चिल्लाते हैं सर कि ये फलाना चीज़ें हैं, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। वेदों में साफ तौर पे लिखा गया है, जो हम धर्म कहते हैं जिस चीज़ को, धर्म मतलब होता है धारण करने योग्य। जिस चीज़ को धारण किया जा सके वो धर्म है। तो धारण किस चीज़ को किया जाए? सारी अच्छी चीज़ों को धारण करना चाहिए, सारी बुरी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ये धर्म होता है। और सारी अच्छी चीज़ें कहाँ लिखी हैं? वेद में। क्या करना है वो वेद में लिखा है, क्या नहीं करना है वो वेद में लिखा है। तो वेद को ही धारण करने योग्य है, इसलिए हमारा धर्म एक है और वो है वैदिक सनातन धर्म। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान, पहले तो देखिए बच्चे अच्छे इंसान बने, जीवन में देखिए वो कुछ ना कुछ अपनी योग्यता अनुसार कर ही लेंगे। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। देखिए उनकी जो योग्यता होगी वो बिल्कुल उसको अचीव करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे मूल चीज़ है वो है उन बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना। और उस इंसान बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं पहले अपने आपको खुद उस चीज़ों के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपसे देख के सीखेंगे। अगर पेरेंट्स में यदि कोई कमी है, अगर माता पिता आपस में लड़ते हैं, माता पिता का व्यवहार, उनका आचरण ठीक नहीं है, तो बच्चे भी उस चीज़ को देख के सीखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो पहले आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अपने चीज़ों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। आप सिर्फ एक्सपेक्ट करो कि हमारा बच्चा राम बन जाए और आप खुद एक रावण जैसा व्यवहार कर रहे हो, तो रावण के घर में रावण ही पैदा होगा, कभी राम नहीं निकलते। Exactly sir, very well said, and I think that is a relevant point for all the parents. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है संस्कारी बने, वैल्यू बेस्ड बने, एथिकल बने, तो आपको उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, बिकॉज आपका बच्चा every minute he is observing you and imbibing those habits into his subconscious mind. So this is a very very relevant point which you have brought up. So थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं. So आजकल के केसेस में मेंटल केसेस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेसेस चिल्ड्रन में बहुत हो गया. मतलब इफ़ ही कम्स टू 8th-9th स्टैंडर्ड मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है. तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा बच्चा एक्चुअली एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है. सो ऐसे कोई साइंस है, मतलब साइंस वेयर अ पेरेंट कैन अंडरस्टैंड कि हाँ my son or daughter is going through a mental challenge, so I have to take attention or to bring him to attention or take it to a diet. So ऐसा कोई साइंस है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि बच्चों में शुरुआती तौर पे कैसे पता करें कि बच्चों में किस प्रकार के मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं. देखिए बच्चों को अगर हमको जानना समझना है तो सबसे पहले उनका एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा. जो माता पिता ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो कभी भी बच्चा उनके सामने खुलेगा नहीं, उनके सामने अपनी बातों को रखेगा नहीं. और ऐसे समय में बच्चों को पकड़ना, उनको समझना, उनको जान पाना है कि क्या हमारा बच्चा किसी गंभीर समस्या से, किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है, ये पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. अगर हम बात करें कि मानसिक क्या क्या चीज़ों के बारे में क्या ऐसे अर्ली साइंस होते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो जो भी बच्चा अगर किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से जूझ रहा हो तो वो यूजुअली खान पान उसका थोड़ा कम हो जाता है, उसका बात व्यवहार बाकी लोगों से, चाहे अपने आस पड़ोस के हो, चाहे अपने सगे संबंधी हो, चाहे दोस्त यारों से, वो कम कर देता है. वो यूजुअली बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करता है. इसके अलावा बच्चे थोड़ा देर में छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा जाते हैं, दे गेट टेम्पर टेंटर्स, एग्रेसिव हो जाते हैं. उनमें कहीं ना कहीं निराशा की भाव आने लगती है
वो खान पान को कम कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं कई बार। तो ये सब अर्ली साइंस हैं कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चों में किसी प्रकार की मानसिक समस्या है कि नहीं। सर ने अभी मानसिक समस्या के बारे में बात की, तो मैं सर इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूँगा कि मानसिक के अलावा देयर आर अदर डोमेन्स ऑल्सो, लाइक देयर आर फिजिकल डोमेन्स, देयर आर मेंटल डोमेन्स, देयर आर सोशल डोमेन्स, देयर आर बिहेवियरल डोमेन्स एंड देयर आर स्पिरिचुअल डोमेन्स ऑल्सो। देखिए, मानसिक परेशानी जो होती है वो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। ये जो चीज़ें मैंने डोमेन्स बताई ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि किसी एक डोमेन में तो ये असर कर रहा है लेकिन दूसरे डोमेन में ये असर ना करे। तो मानसिक दिक्कतों के अलावा जैसे व्यवहारिक दिक्कतें, जैसे मैंने आपको बताई कि ऑटिस्टिक, या तो बच्चा जो है कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा, या हाइपर एक्टिव होगा, या एग्रेसिव होगा, तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स में असर होगा। फिजिकल उसके जैसे मैंने बताया चेंजेस आएंगे, वो ज़्यादा जाना आना कम कर देगा, खाना कम कर देगा, उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह स्लो हो जाएंगी, या एग्रेसिव हो जाएंगी, हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, या मे भी बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ लैंड अप कर देगा, मतलब कि वो मारपीट करने लग जाएगा, एब्यूसिव बिहेवियर, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और इस प्रकार से अगर हम उनकी छोटी छोटी बातों पर अगर नज़र रखें, उनके चाल ढाल पे, उनके जो डेली एक्टिविटीज़ है अगर हम उनको प्रॉपर ट्रैक करें, फॉलो करें, तो हम पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो ईजिली अर्ली साइंस में अगर लैंड अप हो रहा है कि नहीं, वो हम बच्चों के बारे में जान सकते हैं। बट लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी जो है ना मेंटल हेल्थ या मेंटल दिस थिंग इज ए हमारा सोसाइटी में एक टैबू है। पीपल जनरली डोंट कम आउट इतना इजीली कि भैया मेरा बेटा जो है या मेरा बेटी मेंटल स्ट्रेस में गुजर रहा है या मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा है। सो मेरा सवाल यह है कि पोस्ट पैंडेमिक कहीं ना कहीं उस पैंडेमिक के जो वायरस ने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डिफरेंट तरीके से ये किया है। सो पोस्ट पैंडेमिक मेंटल हेल्थ कंडीशंस ज़्यादा हो गए हैं। एंड अभी जैसे पैंडेमिक हो गया 4-5 साल हो गया, नाउ स्टूडेंट्स हु आर इन 11th and 12th हु आर देयर दैट टाइम, तो अभी आपने मेंटल हेल्थ कंडीशंस पैंडेमिक इन्फेक्टेड चिल्ड्रन में ज़्यादा देखें, देयर इज़ अ राइज? डेफिनेटली पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद में ऐसे बच्चों की स्थिति, ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार की जो मेंटल प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं उनमें रैपिडली राइज हुआ है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक वर्चुअल ऑटिज़म का जिक्र किया था कि बच्चे दिन भर जो है टीवी, मोबाइल और इन सब चीज़ों के वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं उनके कम्युनिकेशन पावर में, उनके आपस में इंटरेक्टिव पावर में उनकी जो है कमियां आ रही हैं। इसके अलावा बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है, दे हैव लॉट्स ऑफ टेम्पर टेंट्रम्स, दे हैव लॉट्स ऑफ रिजिड बिहेवियर, नॉसी बिहेवियर। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों में खास करके पोस्ट कोरोना के बाद में डेफिनेटली बढ़ गई है। लेकिन मैं फिर उसी पॉइंट में आऊँगा कि इसका कहीं ना कहीं मूल जो चीज़ है वो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बच्चों को सही तरीके से ट्रीट ना करना। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ समय देंगे, एक अभी रिसर्च भी आई है सर कि अगर पिता अगर दिन भर में अगर आधा घंटा अपने बच्चे के साथ में देता है तो देयर इज 20% राइज इन द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। और अगर पेरेंट्स पूरा समय दे बच्चों को, जितना समय वो हैं अगर वो प्रॉपर अगर वो देते हैं बच्चों को, तो डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है हमारी जॉइंट फैमिली से भी है। पहले के समय क्या होता था कि माता पिता अगर कुछ काम से बाहर भी गए होते थे तो दादा दादी या घर के अन्य सदस्य मिल करके उन बच्चों को संभाल लेते थे कि एक माँ ही जो है वो बाकी बच्चों को संभाल रही है, उनको दुला रही है, प्यार कर रही है। लेकिन आजकल की न्यूक्लियर फैमिली हो गया है तो वो भी कहीं ना कहीं वो जो हमको जो लव मिलना चाहिए, जो केयर मिलना चाहिए बच्चों को, वो मिल नहीं पा रहा। और उस वजह से बच्चों में ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स, ये जो चिड़चिड़ापन, ये डिप्रेशन, डिप्रेशन, ये सब बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैं फिर से पेरेंट्स को ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को समय दें, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातें करें, ठीक है। आप जितना समय अपने बच्चों को देंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक विकास होगा। सो या आई थिंक बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है, डॉक्टर साहब ने बहुत एलैबोरेटली बोला है कि one thing which how a child can improve or become more social or more this thing is parents have to give more time to the children
भले ही दिन में 1 घंटे में, जैसे उन्होंने आधे घंटे देने से 20% इंक्रीज होता है उनकी इसमें, सो मे बी 1 आवर 1.5 आवर्स हर दिन स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली आप टाइम निकालिए अपने बच्चों के साथ, स्पेंड करिए, बी अ चाइल्ड योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स. एंड सेकेंड इज लव एंड केयर आर टू थिंग्स विच अ चाइल्ड मीन्स वेट्स फॉर. मतलब आप अपने बच्चों को प्यार दोगे, आपके बच्चों को पॉजिटिविटी दोगे, तो दैट विल अगेन रिफ्लेक्ट एंड इट बिकम अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी, दे टर्न इनटू अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी. सो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डॉक्टर साहब ने दिया, एंड आई थिंक ऑल द पेरेंट्स हु आर लुकिंग हियर आर सीइंग दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट विल take particular note of these 2 things. Yes, Dr. Saab. So I think that was a very insightful thing. So अब थोड़ा सा हम आते हैं कि our body and our mind are the 2 parts of the same system, two different parts of the same system. They are interconnected. और ये कहीं ना कहीं हमको पता भी लगता है कि जब हमारी मूड ख़राब होती है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. तो मेरा सवाल ये है कि हाउ डज दिस, एल्डर्स में तो ऑफकोर्स वी नो, बट अगर चाइल्ड में हाउ आर दीज कनेक्टेड, 1. सेकेंड इज हाउ कैन वी इम्प्रूव द गट हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड. मीन्स आज के ज़माने में जब आपके पास प्रोसेस्ड फूड है, नेचुरल फूड है अवेलेबल नहीं है, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे गट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है. सो पेरेंट्स क्या ध्यान देना चाहिए बच्चों में, सो दैट देयर गट इज़ बैलेंस्ड and they have a very positive outlook overall gut and mind connection. वेरी गुड कनेक्शन, वेरी गुड क्वेश्चन. ये जो गट ब्रेन का जो कनेक्शन अभी आपने बात किया, तो मैं 2 कोट्स से इसको स्टार्ट करना चाहूँगा. इसको आपने ये कोट्स बचपन में सुना होगा. ये यूजुअली हम अपने बच्चों को बताते हैं कि an apple a day keeps a doctor away and an healthy mind in a healthy body. तो हेल्दी बॉडी कब होगी? जब हम हेल्दी चीज़ों को खाएंगे. ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं और ये रिसर्च भी है कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो डिसीजेज, जो बीमारियां शरीर को होती हैं, दे अराइजेस फ्रॉम द गट. वो कहीं ना कहीं हमारे पेट से, हमारे उगर से वो पैदा होता है. Yes. हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, हम जो भी खाते हैं चीज़ें, जो भी चीज़ें लेते हैं, वहाँ पे वो डाइजेस्ट करता है, वहाँ पे उसको तपाता है, जलाता है, जिस वजह से जो टूटते हैं, जो विघटन होते हैं, उस वजह से हमको एनर्जी वहाँ पे मिलती है. अगर हम अच्छा चीज़ें खाएंगे तो उसमें हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी. अगर हम खाने में तेले ऑयली फूड्स हम अगर खाते हैं, स्पाइसी फूड्स अपन खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वो पेट का जो नॉर्मल बैलेंस है, जो अपन बोलते हैं उसकी एसिड लेवल है, वो कहीं ना कहीं इम्पेयर होती है, डिस्टर्ब होती है. और उस वजह से हमको क्या होती है, वी फेस मैनी ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम्स. हम बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार बनते हैं. बीमारियां होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा मन, क्योंकि एक मन, स्वस्थ मन जो होता है वो एक स्वस्थ शरीर में रहता है. अगर हमारा शरीर किसी न किसी कारणवश अगर कमज़ोर है, अगर उसको बीमार है, अगर उसको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उसका असर पड़ेगा और हमारा मन जो है वो उसमें ख़राब होगा. अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करें? तो इसके लिए आता है बैलेंस डाइट का कंसेप्ट. बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है कि खाना हमको हर चीज़ है, लेकिन हमको किस मात्रा में खाना है उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. लाइक जो बैलेंस डाइट आज के सिनेरियो में जो हमने तैयार किया है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो फ्रूट्स का होता है, फलों का होता है. जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि फलों में लगभग 99% वाटर होता है. केवल 1% शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और अदर चीज़ होती है. बाकी 99% फ्रूट्स में वाटर होता है. मतलब कोई भी अगर आप फल खाते हैं तो वो फल खाने से शरीर हल्का होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी जो है वो कहीं ना कहीं 90% वाटर का ही बना है. केवल 10% जो है वो जो है अदर पदार्थ है. बाकी हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं वाटरी है. तो फल हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है खाने के लिए. इसके अलावा ग्रेन्स, अनाज, जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, तो इस प्रकार की चीज़ें आजकल जो है मिलेट्स पे, यानी कि श्री अन्न पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. जो ये मिलेट्स होते हैं, ये दे आर हाईली प्रोटीनस रिच, बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त होते हैं और ये खाने में बहुत हल्के होते हैं. अगर आप मिलेट्स से कोई बना पकवान खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल कुछ खाया ही नहीं है. एंड एट द सेम टाइम यू गेट एनर्जी ऑल्सो, आपको ताकत भी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बट ये बहुत हल्के होते हैं, पाचन युक्त होते हैं. तो ये मिलेट्स जो है वो खाने योग्य हैं. इसके अलावा पल्सेस, यानी कि दाल आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. अगेन दालों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन
जो होता है अपने को पाया जाता है, चाहे आप अरहर दाल का है, चाहे राहर दाल का है, किसी प्रकार का अगर आप दाल लेते हैं तो इसमें आपको प्रोटीन, एनर्जी की खूब मात्रा आपको मिलती है। खाना जितना सिंपल होगा, जितना सादा होगा, जितना सात्विक होगा, उतना आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। दूसरी ओर अगर हम बात करें हमारे फास्ट फूड्स के बारे में, पहली बात तो ये हमारे ओरिजिनल, हमारे नेचुरल फूड्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न देशों से आया है। जो हम पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, ये सब जो चीज़ें हम खाते हैं, ये हमारी इंडिया के ओरिजिन नहीं है, ये सभी और सभी बाहर देशों से आए हैं। तो वहाँ पे वो उन चीज़ों को इसलिए खाते थे क्योंकि अन्न वहाँ पे नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं ठंडे प्रदेश, जो यूरोप है वो एक ठंडा प्रदेश है, आइसी एरिया है, तो वहाँ पे क्योंकि ये सब चीज़ें, अन्न बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं उगते हैं, इसलिए वो नॉन वेज और ये सब चीज़ें जो हैं लेते हैं। तो उन चीज़ों को हम क्योंकि क्योंकि हमको उनको फॉलो करना है, एक अंधा दौड़ चला है कि भाई वो जो कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, वो अच्छा कर रहे हैं, तो हमने भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपना लिया है। तो खाने का जो है इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। खाना क्या चाहिए, इसके अलावा खाना कितने समय खाना चाहिए, इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नॉर्मली हम लोग किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं, इसका हमारे शरीर में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी का एक सर्काडियल रिदम है, एक नॉर्मल साइकिल है। अगर हम, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, बच्चे को माँ ने दूध पिलाया, ठीक है, उसके बाद में उसने आधे घंटे बाद में फिर से दूध पिला दिया, कि बच्चा रो रहा था, फिर बच्चा फिर रोने लगा, फिर उसने आधे घंटे बाद दूध पिला दिया। हमने देखा कि बच्चा का जो है पेट खराब हो गया, उसको अपचन होने लगी, उसको गैस बनने लगा, बच्चा खूब जोर जोर से रोने लगा। तो इसका कारण क्या था कि माँ ने बच्चे को समय से पहले दूध पिला दिया। जब तक उसका पुराना दूध पचा नहीं था, उसके बाद भी माँ ने नया दूध पिला दिया, तो जो पुराना दूध था, जो पचा नहीं था, उसने पेट को और उसने डिस्ट्रेस दिया, और इस वजह से बच्चे को तकलीफ हुई। इसी तरह हमारा शरीर भी है, किसी भी खाने को जो है डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए एक निश्चित समय होता है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उठते साथ सबसे पहले आप 2 गिलास पानी पीजिए, 2 गिलास गर्म कुनकुना पानी पीजिए, उससे आपका पेट साफ हो जाएगा। और उसके बाद में आप 8 साढ़े 8 बजे आप हल्का जो है नाश्ता ले लीजिए। उसके पश्चात 1-1:30 बजे के आसपास आप भर पेट हैवी भोजन लीजिए, क्योंकि ये समय जो होता है शरीर को मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दोपहर का भोजन, लंच लेने के बाद में शाम को 5 साढ़े 5 बजे एक हल्का आप अल्पाहार ले सकते हैं। और उसके पश्चात रात को बहुत ही हल्का खाना, जितना आपने सुबह खाया है उसकी आधी मात्रा में आपको खाना खाना है, क्योंकि उस समय शरीर जो होता है वो एक निद्रा अवस्था में जा रहा होता है, और वो उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाती है। तो अगर आप उस समय हैवी खाना खाएंगे तो वो खाना अगले दिन कहीं ना कहीं पचेगा नहीं, और आपको अगले दिन वो भारीपन, वो मन में एक आलसपन, एक तनाव, वो आपको फील होगा। तो रात को आप कोशिश करें कि आप दिन में जो आप खाएं हैं उसका आधा ही खाइए, और वो भी सादा और सात्विक। प्रयास करें कि तेल वाला या स्पाइसी आइटम खाने से आप परहेज करें, और इसके अलावा देर रात को खाने से परहेज करिए। कम से कम ऐसा रिकमेंडेशन है कि कम से कम सोने के 2 घंटे पहले आपको डिनर करना चाहिए, ताकि जो आपने खाया है वो सोने से पहले तक वो क्या हो जाए, थोड़ा सा पच जाए, थोड़ा मेटाबॉलिज्म में वो आ जाए। जी, आई थिंक मेरे 3-4 क्वेश्चन जो सवाल थे आपने सबको एक साथ जोड़ के आंसर बता दिया। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इंसाइटफुल। एंड जहाँ तक आपने ये बताया था कि लाइक नेचुरल फूड इज़ ऑलवेज गुड। मीन्स जैसे हम सादा घर में अगर चावल और दाल खाएं तो इट्स क्वाइट हेल्दी। बट एक और ये है, मे बी यू विल नॉट एग्री एज ए डॉक्टर, बिकॉज भाई कहीं पे पढ़ा था, कोई बुक में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा राइटर, जो हमारी जो वीट है इट हैज़ ऑलरेडी गॉन 1500 टाइम्स चेंजेस। द इनिशियल वीट और आज के वीट में 1500 चेंजेस आ गए, तो उसका डीएनए वगैरह भी चेंज हो गया। सो अभी का जो वीट है इज़ नॉट द एक्चुअल वीट, एंड दैट्स द रीज़न वाई इट्स हार्मफुल टू अस नाउ। लाइक आपने बोला था कि मीट मिलेट्स हैं प्लस बाकी ग्रेन्स, दे आर वेरी गुड, but as far as wheat is concerned this is not good as of today. So any thought on that? देखिए एक्चुअली इसके बारे में मुझे प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे जानकारी नहीं है कि वीट में ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन जैसा मैं आप फिर से बात करूंगा, अगर हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी संस्कृति को अगर देखें तो उसमें चावल और गेहूं ये 2 प्रमुख अन्न हमने गिनाए हैं। तो किसी भी खाने में अगर इन दोनों में से किसी एक को शामिल ना करें तो वो खाने को इनकम्प्लीट माना जाता है। ओके। तो
मेरा अगेन से मेरा वही विचार रहेगा कि खान पान जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल और शारीरिक संरचना, आपकी मानसिक विकास, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हल्का खाएंगे, जितना ज़्यादा आप सुपाच्य भोजन खाएंगे, उतना ज़्यादा ही आपका मन शांत रहेगा। कहीं ना कहीं ये जो काफ़ी हैवी गैस्ट्रिक खाना खाने की वजह से क्या होता है कि हमारे मन में उत्तेजना भी पैदा होती है। ये एक साइंटिफिकली भी प्रूव है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके मन में, मस्तिष्क में पड़ता है और मन में वो शांति, वो तरलता नहीं रहती। मन में कहीं ना कहीं एक एग्रेसिवनेस, एक उसमें बेचैनी से रहती है। तो खाना हमेशा जो है सुपाच्य होना चाहिए, खाना हमेशा जो होना चाहिए वो सरल होना चाहिए, वो ईजिली जो है वो डाइजेस्ट हो जाए और जो है सादा सात्विक भोजन हमें लेना चाहिए, ऐसा वेदों में कहा गया है। जहाँ तक हम जो भी खाना खाते हैं, इट गोज़ टू द स्टमक और उसको 6 घंटे करीब लगते हैं हमारे स्टमक को उसको डाइजेस्ट करके, उसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में भेजना। आई थिंक इवन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन टेक्स टाइम 6 to 8 hours फॉर डाइजेस्टिंग दैट फूड एंड एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट एंड देन सेंडिंग इट। डेफिनेटली खाने में जो है एक नॉर्मल इंसान को जो है कम से कम 4 से 6 घंटे का समय लगता है पाचन के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट द्वारा भी रिकमेंड किया गया है कि आप खाने के बीच में हमेशा एक गैप बना करके रखें। खाना जो है, जैसे मैंने अभी आपको समय थोड़ा देर पहले बताया, तो उस समय अनुसार खाने का प्रयास करें। तो उस दौरान क्या होगा, जो खाना जो पच जाएगा तो आप अगले खाने के लिए जो है हम स्टार्ट उसमें कर सकते हैं। और उसमें पेट जो हमारा उदर जो है, जो बोला जाता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो एसिड होता है जो खाना को पचाता है, HCl होता है। तो दिक्कत क्या होती है, अगर हम कोई भी खाना अगर वो पचा नहीं है और हम अगला अगर हम भोजन लेते हैं, तो जो पुराना अपाच्य भोजन है वो कहीं ना कहीं नए भोजन के साथ मिलकर के हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है। और इसी वजह से पेट संबंधी और अन्य बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं, जब मोमेंट हम खाना कुछ भी मुंह में रखते हैं, तो हमारी स्टमक एक्टिव हो जाती है और वो HCl रिलीज करना चालू कर देता है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि पहली बार हमने खाना खाया, अभी वो हमारा HCl, वो स्टमक अभी काम ही कर रहा है, तो आपने फिर खा लिया, तो फिर ज़्यादा HCl रिलीज हो जाता है। उसके कारण अब हम इंडियन इसमें हम सुबह खाते हैं, उसके बाद चाय के साथ कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, फिर शाम को कुछ खाएंगे, फिर रात को खाएंगे। सो क्या है कि हमारे स्टमक को हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने का। एंड एज अ रिजल्ट द रिलीज ऑफ HCl, इट बिकम्स एन एसिडिक मीडियम एंड रिलीज ऑफ HCl इज मोर। एंड ये रीज़न होता है हमारी एसिड रिफ्लेक्स, हमारी स्टमक के ब्लोटिंग के प्रॉब्लम्स और बहुत सारे डिजीजेस का रीज़न होता है। सो यू शुड ऑलवेज कंट्रोल व्हाट यू ईट। एंड जैसे मैंने कल ये भी बनाया था, रील भी बनाया था, इंसान की जो बीमारियां हैं, इंसान को ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बिकॉज इंसान तंदुरुस्त तब रहता है जो कम खाता है। बिल्कुल। सो कल मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने रील भी बनाया था। सो डॉक्टर साहब ने भी मेरे उस रील को मतलब ये कर दिया है कि डेफिनेटली सो वी शुड ईट लेस and so that we are very healthy. So well, I think Dr. Saab, it was a very insightful discussion what we had, and I think my viewers will have a lot of knowledge about children, how to bring. In fact, मैं भी ये भी बोलता हूँ कि बच्चा को पैदा करना इट्स एन 18 years का एक प्रोजेक्ट है, because right from the day 1 till the child is adolescence or 18 years, parents should take care of him each and every moment of it, which actually हमको कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। एंड मे बी पीपल लाइक यू कम इन कॉन्टैक्ट, आप लोग पेरेंट्स को बताते होंगे, बट इट इज़ ऑलवेज एन प्रोजेक्ट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड टिल ही इज़ 18 or he or she is 18 and he is on his own. So last before going into it, what would any golden advice you would like to give to the parents who have small children or would be parents? देखिए, आखिरी में सब चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ कि अभी तक हमने जो भी सर के साथ में पॉडकास्ट में डिस्कस किया है अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, तो मेरा ये एडवाइस हर पेरेंट्स को या अपकमिंग पेरेंट्स को ये रहेगा कि सबसे पहले गो टू योर रूट्स, अपने जड़ों की तरफ जाइए। आप सबसे पहले चीज़ों को, अपने जो संस्कृति है, अपने ज्ञान है, उनको आप अर्जित करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को, अगर हमको कुछ देना है तो सबसे पहले हमको खुद अर्जित करना पड़ेगा, हमको खुद बदलाव लाना पड़ेगा। अब अगर हम ये बोले
कि हमारे बच्चों को हमको बनाना है, कुछ सिखाना है, कुछ उनको विकास करना है, तो सबसे पहले हमको बदलना पड़ेगा। और उसके अलावा बच्चे जब पैदा होते हैं, जब बड़े होते हैं, तो उनके साथ समय दीजिए। बच्चों को मोबाइल, टीवी, टैबलेट या किसी प्रकार की स्क्रीनिंग टाइम से दूर रखिए। उनके साथ जितना ज़्यादा हो सके समय दीजिए, उनके साथ बातें करिए। और एक, जैसे मैंने बताया, बैक टू द रूट्स, अपने जड़ों की तरफ जाइए। गो बैक टू द अपने संस्कृति को तरफ वापस लौटिए। और जैसे ही आप अपनी संस्कृति के बारे में चीज़ों को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने आप ये सब जो समस्याएं जो आ रही हैं, ये अपने आप रेक्टिफाई हो जाएंगी। क्योंकि जब तक आप मूल में नहीं जाएंगे, तब तक ये चीज़ों को रेक्टिफाई करना आसान नहीं है। क्योंकि ये जो एक खालीपन सा आ गया है, ये जो गैप सा आ गया है, इसको हमें भरना पड़ेगा। ये जो खालीपन है, जो सोच, जो विचारों का जो खालीपन आया है, इन विचारों को भरे बिना अगर हम ये सोचें कि केवल बच्चों को दूर कर देंगे, तो दूर करके उनको देना क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देना क्या है? देना आपको अपनी संस्कृति है, अपने विचार देने, और वो विचारों को पहले आपको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप उनको दे पाएंगे। तो मेरा फिर से सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि बैक टू योर रूट्स, बैक टू योर अपने जड़ों के तरफ जाइए। अपने माता पिता के साथ, जो भी पेरेंट्स जो ये सुन रहे हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहिए, माता पिता को साथ में रखिए, अपने भाई बहनों को, आसपास पड़ोसियों को, सब साथ मिलकर एक जॉइंट फैमिली में रहने का प्रयास करिए। क्योंकि एक जॉइंट फैमिली से बहुत सारी समस्याओं का जो है वो, जैसे मैंने बताया कि आइदर मेंटल, आइदर फिजिकल, आइदर इमोशनल, आइदर सोशल और आइदर स्पिरिचुअल, किसी भी समस्या है अगर है, तो इनका हम जो है जड़ से हम इसको सामना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड इट वाज रियली वेरी इंसाइटफुल, एंड आई एम श्योर जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, दे विल बी रिच इन knowing at how a parenting should be done. Well viewers, and I think that was a very good episode, and I'm sure there are few things जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला है। सबसे पहले, for anything foundation is very important, and you as parents, you lay the foundation for your child, and foundation comes by your values, your ethos, your discipline, which your children are continuously imbibing and they're putting into your subconscious mind. So you need to follow, you are the true what you call ideal parents for them. So आप उनको फॉलो करिए, so that आपके बच्चों को फॉलो कर, बच्चों उसको फॉलो करेंगे, तो दैट उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। अगर एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो आप कोई भी बिल्डिंग को कितनी भी बड़ा कर सकते हो। फाउंडेशन इज ऑलवेज स्ट्रांग, सो दैट इज द की टू इट। एंड ऑल्सो mental health is the key, and mental health can only come when you are friendly to your kids, you are giving time for your kids and telling them what is there. And डॉक्टर साहब ने एक और भी बोला है कि you have to be in a joint family system, and हमने इस एपिसोड के दौरान ये भी देखा है कि there are few children who don't take care of their parents, and for this only the parents are responsible, because the way उन्होंने उनको brought up किया, उनके values दिए हैं. So children are not directly responsible, but then yes, this is very important that what values you are giving to your children. And जैसे कि आज के डेट में आज के जो बच्चे हैं, they are the future of our country, and India is going to be a superpower, and if that is to be there, we have to mold our children, give them values, give them जो संस्कार उनको देने चाहिए, और उनको एक healthy and fit बनाना चाहिए. So with that, and I hope this particular episode will had value to each one of you, and I once again thank you, doctor, for giving such a beautiful and insightful episode for us. I am also thank you, sir, कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया ताकि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे और आपके श्रोतागण से ये चर्चा कर सकूँ. मैं ऐसा करता हूँ कि जो विचार आज यहाँ रखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होंगे. धन्यवाद. So signing up for now, and till my next episode, take care and Jai Hind.